अब तक हम पढ़ चुके हैं आंकड़ों का संग्रहण और आंकड़ों का संगठन कैसे किया जाता है। आज हम पढ़ेंगे आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण कैसे किया जाएगा। आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण की सबसे पहला मेथड है सारणियन द्वारा। सारणी बनाकर आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। सारणी बनाकर वर्टिकल और हॉरिजेंटल। वर्टिकल का मतलब सीधी और हॉरिजेंटल का मतलब इस तरह से कॉलम बना के आंकड़ों को प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसमें विभिन्न विभिन्न प्रकार के आंकड़ों को विभिन्न विभिन्न शीर्षक दे सकते हैं। अब सारणी द्वारा आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण कितने प्रकार से हो सकता है। पहला मेथड है गुणात्मक प्रस्तुतिकरण, दूसरा है मात्रात्मक प्रस्तुतिकरण, तीसरा है कालिक और चौथा है स्थैनिक प्रस्तुतिकरण। पहला है आपका मात्रात्मक, गुणात्मक, कालिक और स्थैनिक। अब ये चारों प्रकार के प्रस्तुतिकरण जो हैं उनको डिटेल में पढ़ेंगे, ये प्रस्तुतिकरण होते कैसे हैं। सबसे पहला होगा आपका गुणात्मक प्रस्तुतिकरण। गुणात्मक प्रस्तुतिकरण, ये होता क्या है गुणात्मक प्रस्तुतिकरण। गुणात्मक प्रस्तुतिकरण में हम विभिन्न प्रकार के गुणों के बारे में बताते हैं, जैसे किसी व्यक्ति की एज कितनी है, कितने एक ग्रुप में कितने व्यक्ति सुंदर हैं, एक ग्रुप में कितने व्यक्ति ईमानदार हैं, कितने बेईमान हैं, किनको खाने की आदत है, किसी को पीने की आदत है, किसी को फुटबॉल खेलने की आदत है। इस तरह का जब हम प्रस्तुतिकरण करते हैं आंकड़ों का तो इसको बोलते हैं गुणात्मक प्रस्तुतिकरण। जब हम गुणों को प्रस्तुत करते हैं किसी सारणी के माध्यम से तो इस प्रकार के प्रस्तुतिकरण को कहते हैं गुणात्मक प्रस्तुतिकरण। ठीक है। जब किसी सारणी द्वारा गुणों को प्रस्तुत किया जाता है तो इसे गुणात्मक प्रस्तुतिकरण कहते हैं। ठीक है। जैसे यहां पे लिखेंगे लिंग, ग्रामीण, शहरी और यहां पोलियोग। हम बात कर रहे हैं जैसे भरतपुर जिले की। भरतपुर जिले में की पूरी पॉपुलेशन में कितने पुरुष हैं और कितनी महिलाएं। अगर इसका आंकड़ा प्रस्तुत करें तो भरतपुर ग्रामीण में कितने पुरुष हैं, भरतपुर शहर में कितने हैं और टोटल कितना होगा। इस तरह की अगर हम बात करें तो किस तरह से प्रस्तुत करेंगे। जैसे पुरुष 50, इसको लिखूं मैं 5 लाख और शहर में 10 लाख, टोटल कितना 15 लाख। तो प्रस्तुत करते टाइम हम याद रखेंगे आंकड़ों को ऐसे प्रस्तुत नहीं करते, छोटा करके करते हैं। इसको ऐसे लिखना है, यहां लिखेंगे n, जीरो को ऊपर लगा देते हैं n ये संख्या जो भी व्यक्त कर रहे हैं वो लाखों में, यहाँ 5 लाख, यहाँ 10 लाख और यहाँ 15 लाख। स्त्रियां 4 लाख, 7 लाख, टोटल 11 लाख। इस तरह का जो हम आंकड़ा प्रस्तुत कर रहे हैं इसको बोलते हैं गुणात्मक प्रस्तुतिकरण। हमने किसी क्षेत्र के गुणों के बारे में बताया, किसी चीज के गुणों के बारे में बताया कि इस विशेष क्षेत्र में पुरुष कितने, महिलाएं कितनी है, ग्रामीण में, शहर में और टोटल। इस तरह का जो हम प्रस्तुतिकरण करते हैं इसको बोलते हैं गुणात्मक प्रस्तुतिकरण। ठीक है। नेक्स्ट हमारा चलेगा मात्रात्मक प्रस्तुतिकरण। मात्रात्मक प्रस्तुतिकरण में इस प्रकार की विशेषताओं का वर्णन किया जाता है जिनकी प्रकृति क्या होती है, मात्रात्मक होती है। देखिए इसको नोट कर लेना सब, गुणात्मक प्रस्तुतिकरण को। इसके बाद चलेगा हमारा मात्रात्मक प्रस्तुतिकरण। मात्रात्मक प्रस्तुतिकरण में सेकंड नंबर पे है मात्रात्मक प्रस्तुतिकरण। ऐसा जब
किन्हीं ऐसी विशिष्टताओं को सारणी के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। इन्हीं ऐसी विशिष्टताओं को सारणी के माध्यम से व्यक्त किया जाता है जिनकी प्रकृति मात्रात्मक हो। तो ऐसे प्रस्तुतीकरण को मात्रात्मक प्रस्तुतीकरण कहते हैं। मात्रात्मक में क्या होगा, किन्हीं ऐसी विशिष्टताओं को सारणी के माध्यम से व्यक्त किया जाता है जिनकी प्रकृति मात्रात्मक हो, तो ऐसे प्रस्तुतीकरण को हम बोलते हैं मात्रात्मक प्रस्तुतीकरण। इसके लिए देखिए, इसको एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं। जैसे हम भरतपुर में आयु वर्ग के लोगों की बात करें, जैसे टेबल बना रहे हैं, भरतपुर जनसंख्या की आयु वर्ग का विश्लेषण, हम आयु का विश्लेषण कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो, हमने इसको ग्रुप में बांट लिया, या तो आयु वर्ग 0 से लेकर 10 साल तक कितने लोग हैं, 10 से लेकर 20 साल तक लोग कितने हैं, 20 से 30 तक, 30 से 40, 40 से 50 और भी 100 तक ले सकते हैं, ठीक है। मान के चलो मैंने पता लगाया कि यहां तक के लोग तो इसमें आएगा लोगों की संख्या, और जो लोगों की संख्या किसमें, लाखों में, ठीक है। लोगों की जो संख्या है किसमें है, लाखों में, ठीक है। जैसे ये 1 से 0 से लेके 1 तक 1 लाख लोग हैं, 10 से लेके 20 तक मानो 2 लाख लोग हैं, 20 से लेके 30 तक मानो 5 लाख लोग हैं, 30 से 40 तक मानो 10 लाख लोग हैं, ठीक है। 40 से लेके 50 तक मानो कितने लोग हो सकते हैं, मान लो आप कितने भी लोग, कितना हो गया, मानो 2 लाख लोग हैं, मान लिया हमने। और यहां लेंगे प्रतिशत, कितने प्रतिशत लोग हैं, ये टोटल लोग कितने हो गए, 20 लाख। तो 1 से लेके 1 लेके कितने प्रतिशत लोग हुए, 0.5% लोग, या इसको ले लीजिए 5% लोग। ये कितने परसेंट लोग हैं, 10%। ये कितने लोग कितने परसेंट हो गए, 25%। ये कितने हो गए, 50%। और ये कितने हो गए, 10%। इस तरह का मैंने डाटा जो प्रेजेंट किया हुआ, इतने लोग इस वर्ग के 0 से लेकर 10 साल तक के कितने लोग हैं, 1 लाख लोग हैं। जो पूरी टोटल पॉपुलेशन का कितने परसेंट है, 5%। 10 साल से 20 साल तक के लोग कितने हैं, 10 से लेकर 20 साल तक की एज वाले लोग जो लोग हैं वो कितने हैं, 2 लाख। कितने परसेंट है, 10%। इस तरह का जब हम डाटा रिप्रेजेंट करते हैं तो इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं मात्रात्मक प्रस्तुतीकरण, जहां ऐसी विशिष्टताओं को प्रदर्शित किया जाता है जो मात्रात्मक प्रकृति की हो, ठीक है। और ऐसी विशिष्टताओं को प्रकट करना जो गुणात्मक प्रकृति की हो, उसको बोलते हैं गुणात्मक प्रस्तुतीकरण। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता इन दोनों में, ठीक है ना। जो गुणात्मक प्रस्तुतीकरण है वो मात्रात्मक भी हो सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट इसमें चलेगा कालिक वर्गीकरण या प्रस्तुतीकरण, एक ही बात है, ठीक है। हम डाटा को प्रस्तुत करें मात्रात्मक या इसको वर्गीकरण भी लिख सकते हैं, ठीक है। बुक में वर्गीकरण लिखा होगा। नेक्स्ट क्लास में आएगा कालिक वर्गीकरण। नेक्स्ट टॉपिक है कालिक वर्गीकरण। कालिक वर्गीकरण ऐसा वर्गीकरण जो काल या काल के आधार पर किया जाता है, समय के आधार पर किया जाता है। ऐसा वर्गीकरण
या प्रस्तुतिकरण, ठीक है, ऐसा वर्गीकरण जो समय या काल के आधार पर किया जाता है। ठीक है, कालिक वर्गीकरण कहलाता है। देखो ऐसा है कि अभी तक हमने 3 वर्गीकरण पढ़े, गुणात्मक, मात्रात्मक और तीसरा है कालिक। गुणात्मक में जो वर्गीकरण का आधार होता है वो होता है गुण, कि पुरुष है या स्त्री है, ईमानदार है या बेईमान है, कितने लोग ईमानदार हैं कितने बेईमान हैं, आधार हुआ गुण। मात्रात्मक वर्गीकरण में आधार होगा मात्रा, जैसे कि लोग 10 साल से लेकर 20 साल तक के कितने लोग हैं, इसमें आधार क्या हो मात्रा, 10 से लेकर 20। कालिक वर्गीकरण में आधार होगा काल, काल का मतलब समय। जब किसी प्रस्तुतिकरण को या हम जब जितने भी हमने आंकड़े इकट्ठे किए उनको प्रस्तुत करें समय के आधार पर, तो उसको बोलेंगे कालिक वर्गीकरण। जैसे हम जनसंख्या की बात कर रहे हैं, मानो भरतपुर की जनसंख्या का वर्गीकरण करें, भरतपुर की जनसंख्या का वर्गीकरण में इस आधार पे करूं, अब मैं पुरुष स्त्री के आधार पर किया तो वो हो गया गुणात्मक वर्गीकरण, मैंने आयु के आधार पर किया तो वो हो गया आपका मात्रात्मक वर्गीकरण। अब मैं समय के आधार पर करता हूं, मानो 2015, ये तो हो गया वर्ष, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, इस वर्ष जनसंख्या किसमें है, लाखों में। अगर मैं बोलूं मेरी भरतपुर की जनसंख्या 2015 में 50 लाख थी, 2016 में 55 लाख हो गई, 2017 में 56 लाख हो गई, 18 में 59 लाख हो गई, 2019 में 61 लाख हो गई। अगर इस तरह का वर्गीकरण किया जाए जिसका आधार क्या है, वर्ष या समय, तो इस तरह का जो वर्गीकरण होगा वो कैसा होगा, कालिक वर्गीकरण। ठीक है, स्थानिक वर्गीकरण। इसमें देखिए स्थानिक वर्गीकरण, ऐसा वर्गीकरण जो स्थान के आधार पर किया जाए, स्थान के आधार पर किया जाता है। स्थानिक वर्गीकरण कहलाता है। ठीक है, स्थान के आधार पर कैसे करेंगे, देखो भरतपुर की जनसंख्या का एग्जांपल लेते हैं हम। भरतपुर की जनसंख्या का वर्गीकरण, जैसे कि मैं भरतपुर की जनसंख्या, पूरे डिस्ट्रिक्ट की जनसंख्या के लिए मैं बात करूं, ये स्थान, यहां जनसंख्या किसमें होगी, लाखों में। ठीक है, इस प्रकार का मैं अगर वर्गीकरण करूं, मानो डीग, मैं बात करूं डीग की जनसंख्या 10 लाख, कुम्हेर की जनसंख्या मानो 15 लाख, नदबई की जनसंख्या मानो 12 लाख, मैं बात करूं आपकी फिर इसके बाद कामा की जनसंख्या 10 लाख। इस तरह का जो वर्गीकरण होगा वो किस प्रकार का वर्गीकरण कहलाएगा, स्थानिक वर्गीकरण। ऐसा वर्गीकरण जो स्थान के आधार पर किया जाए स्थानिक वर्गीकरण कहलाता है। तो ये सारे टाइप्स हुए हमारे वर्गीकरण के, कि हम लोग अपने आंकड़ों को प्रस्तुत करेंगे, प्रस्तुत करने से पहले उनको वर्गीकृत किस प्रकार से किया जाएगा और उनको प्रस्तुत कैसे किया जाएगा। 4 प्रकार से प्रस्तुतिकरण या वर्गीकरण हमारा हो सकता है। ठीक है, आंकड़ों का सारणीयन या
सारणी को बनाते समय हम ध्यान रखेंगे कि सारणी को बनाते समय किन किन बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। आप देख पा रहे होंगे सारणी को बनाते समय सबसे पहले हम ध्यान रखेंगे, देखिए बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा, सारणी को बनाते समय सबसे पहले हम देखेंगे कि सारणी में सबसे पहले होनी चाहिए सारणी की संख्या। हमारी सारणी की संख्या क्या है। इसमें क्या होगा, किसी भी सारणी की संख्या को रखा क्यों जाता है, जिससे सारणी की पहचान हो सके। सारणी की पहचान के सारणी की संख्या रखी जाती है, ठीक है। सारणी का प्रस्तुतिकरण या आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, ठीक है। कंसेप्ट है आंकड़ों का सारणीय या प्रस्तुतिकरण। आखिर हम कैसे करेंगे सारणी का प्रस्तुतिकरण। इसको प्रस्तुत करते समय एक सारणी बनाई जाएगी और सारणी बनाते समय इन मुख्य बातों का हम ध्यान रखेंगे। फर्स्ट, सारणी की संख्या। सारणी की संख्या, सारणी की संख्या क्यों दी जाती है, सारणी की पहचान के लिए। ये सारणी कौन से नंबर की सारणी है और क्यों बनाई जा रही है, इसके लिए हम देंगे, लिखेंगे क्यों बनाई जाती है। सारणी की पहचान के लिए। तो सारणी की पहचान के लिए हम क्या करेंगे, सारणी की संख्या देंगे, ठीक है ना। इससे हमको पता लगेगा ये कौन से नंबर की सारणी है और क्यों हमारी बनाई गई है। सेकंड नंबर पे हम देते हैं शीर्षक। शीर्षक दिया जाता है सारणी किस उद्देश्य के लिए बनाई गई है, क्या उसका शीर्षक होगा, क्यों वो सारणी बनाई जा रही है, इस बात को लिखेंगे हम शीर्षक में। सारणी की विषय वस्तु के ज्ञान के लिए इस शीर्षक से हमको पता लगता है कि सारणी की विषय वस्तु क्या थी। अगर हम सारणी बना क्यों रहे हैं, सारणी बनाने का हमारा उद्देश्य क्या है, इस सारणी को पढ़ने के बाद हमको पता क्या लगेगा। जैसे कि आपके सिलेबस में जितनी बुक्स होती हैं उस बुक्स का एक किसी पर्टिकुलर बुक का एक नाम होता है, उस नाम से हमको पता लगता है कि इस बुक से हमको किस बात का ज्ञान मिलेगा, क्या बात हमको पता लगेगी और मुख्य रूप से हमें इसमें क्या पढ़ना है। अगर किसी बुक पर बुक का नाम लिखा हुआ नहीं होता, शीर्षक के बारे में जानकारी उसके बुक के ऊपर ना होती, तो आपको ये पता ही नहीं लगता किस बुक से क्या पढ़ना है हमको, ठीक है। बुक खोल खोल के हमको देखनी पड़ती कि किस बुक से हमको क्या पढ़ना है। तो सारणी का शीर्षक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। तो इसको अपन लोग विशेष रूप से अच्छे ढंग से रखेंगे। तीसरे नंबर पे उपशीर्षक या स्तंभ शीर्षक। उपशीर्षक या स्तंभ शीर्षक, इस बात से क्या पता लगता है, सारणी के प्रत्येक स्तंभ का शीर्षक इसके अंतर्गत दिया जाता है। कैसे दिया जाता है, अभी हमने टेबल देखी 4 तरह की, हमने उसमें लिखा था, ऊपर लिखा था भरतपुर की जनसंख्या का विश्लेषण, ये मैंने हेडिंग डाली थी, ये तो था मेरा शीर्षक। अब मैं लिख देता हूं सारणी 1, तो सबसे पहले डाला मैंने सारणी का शीर्षक, ऊपर लिखा भरतपुर की जनसंख्या के विश्लेषण, ये मेरा क्या हो गया शीर्षक। उसके बाद मैंने टेबल को ऐसे विभक्त किया, सबसे पहले यहां लिखा जैसे आई, फिर मैंने यहां लिखा जनसंख्या। तो ये जो हेडिंग होती है ये इनको बोलती है स्तंभ, ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, और ये स्तंभों की जो मैंने हेडिंग दी, इन हेडिंगों को बोलते हैं हम उपशीर्षक या स्तंभ शीर्षक, ठीक है। समझ में आ गई बात, ठीक है। सारणी का नंबर, इसके बाद जो मेन हेडिंग डाली इसको बोलेंगे शीर्षक, उसके बाद जो सारणी बनाएंगे और सारणी के जो कॉलम हम बनाएंगे
ये स्तंभ जो हम बनाएंगे, स्तंभों का जो हम शीर्षक देंगे, आयु, जनसंख्या, ये होता है आपका उपशीर्षक या स्तंभ शीर्षक। अब शीर्षक या पंक्ति शीर्षक, इसको लिख दिए डायरेक्ट, पंक्ति शीर्षक। ठीक, इसमें क्या होगा पंक्ति शीर्षक में कि सारणी की प्रत्येक पंक्ति का शीर्षक इसमें दिया जाता है। कैसे दिया जाता है, देखिए मान के चलो मैं टेबल बना रहा हूं, ये मेरी टेबल है, क्या है मेरी ये टेबल। अब मैं यहां लिख देता हूं 1999, और यहां लिख देता हूं मानो जनवरी, यहां लिख देता हूं फरवरी, यहां लिख देता हूं मार्च, यहां लिख देता हूं अप्रैल। मुझे इस तरह का डाटा बनाना है कि 1999 में जनवरी में सेल कितनी थी, किसका डाटा बना रहा हूं मैं, सेल का। मेरी एक कंपनी है और मैं सेल का डाटा बना रहा हूं सन 1999 का। 1999 में जनवरी में मेरे पास कितनी सेल हुई, फरवरी में कितनी सेल हुई, मार्च में कितनी सेल हुई, और मेरी पहले नंबर की टेबल है। देखिए ये जो पहला नंबर है वो सारणी की संख्या हो गई, सेल क्या हो गया, शीर्षक हो गया, ये जनवरी फरवरी क्या हो गया, उपशीर्षक हो गया या स्तंभ शीर्षक हो गया, और ये जो मैंने 1999 सन 2000 ये जो मैं लिख रहा हूं ये मेरा क्या हो गया, पंक्ति शीर्षक हो गया। क्या हो गया ये, पंक्ति। ये तो हो गया स्तंभ शीर्षक और ये हो गया पंक्ति शीर्षक। ठीक है, सारणी का 5th नंबर पे सारणी का मुख्य भाग। इसमें क्या होगा सारणी के मुख्य भाग में, यह सारणी का वह भाग होता है, यह सारणी का वह भाग होता है जिसमें आंकड़ों को लिखा जाता है। यह सारणी का वह भाग होता है जिसमें आंकड़ों को लिखा जाता है। देखिए अब हम पूरी टेबल बना रहे हैं, हम पता लगाएंगे। मैं लिख रहा हूं सारणी 1, ठीक है, मैं लिख रहा हूं ये, इसको लिखना है आशीर्वाद कॉमर्स एकेडमी के छात्र संख्या, आशीर्वाद कॉमर्स एकेडमी की छात्र संख्या, इसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। और मैं एक टेबल बनाता हूं, यहां मैं लिखता हूं सन 2016, यहां लिखा मैंने, देखो ऐसे लिखते हैं इसको, ऊपर तो लिखा मैंने कक्षा और नीचे लिखा मैंने, यहां लिख दिया मैंने कक्षा और यहां लिखा मैंने वर्ष। ये तो हो गया कक्षा और ये हो गया वर्ष। ठीक है, ऐसे बनाते हैं इसको, ये हो गया वर्ष। तो यहां तो कक्षा हो गई मानो 11th, यहां हो गई 12th, यहां हो गया बीकॉम फर्स्ट ईयर, यहां हो गया बीकॉम सेकेंड ईयर, यहां हो गया फाइनल, और भी क्लासेस हो सकती हैं एमकॉम। ठीक है ना, और वर्ष का मैं लिख के चलता हूं मानो 2016, 2017, 2018, 2019, इस तरह की मैं टेबल बना रहा हूं। 2016 में 11वीं क्लास में मानो कितने बच्चे थे, 50, 12वीं क्लास में थे 60, बीकॉम में थे 40, बीकॉम सेकेंड ईयर में थे मानो आपके 30, और फाइनल ईयर में थे मानो 35। मान लिया मैंने, कोई भी डाटा मान सकते हैं। 2017 में यहाँ 60 हो गए, या 70 हो गए, या 50 हो गए, या 40 हो गए, या 60 हो गए।
2018 में मानो यहाँ 70 हो गए, यहाँ 60 रह गए, यहाँ 80 हो गए, यहाँ 90 हो गए, यहाँ 95। मानो 2019 की बात करें, यहाँ 100 हो गए, यहाँ 120 हो गए, यहाँ 100 हो गए, यहाँ 90 और यहाँ 80। एक मैंने टेबल ड्रॉ करें। अब इस टेबल से हम समझेंगे, हमने अब तक जो पढ़ा था उसको रिपीट करेंगे। देखिए सारणी नंबर 1, सबसे पहले क्रमांक लिखेंगे हम सारणी का, उसके बाद सारणी का शीर्षक लिखेंगे आशीर्वाद कॉमर्स एकेडमी के छात्रों की संख्या। मैंने छात्रों की संख्या के ऊपर एक शीर्षक डाल दिया। अब हम बात करेंगे उपशीर्षक। उपशीर्षक दो प्रकार का होता है, पंक्ति शीर्षक और स्तंभ शीर्षक। अब हमने जो इस तरह की खड़ी लाइनों में जो व्यक्त किया, इसको बोलते हैं स्तंभ शीर्षक। 11th 12th बीकॉम फर्स्ट ईयर, बीकॉम सेकंड ईयर और फाइनल, ये स्तंभ शीर्षक हुआ। और हमने जो इस तरह से जो ईयर्स, वर्ष जो हमने शो करे 16, 17, 18, 19, इस तरह से ये पंक्ति शीर्षक। क्लियर। और ये जो टेबल हुई, ये जो डाटा हमने लिखा इस भाग में, इसको बोलते हैं सारणी का मुख्य भाग, जिसमें हम आंकड़ों को प्रदर्शित करते हैं। इस तरह से हमने देखा कि हम जो सारणियां करेंगे, सारणियों में किन किन बातों को ध्यान रखेंगे, सारणी कितने प्रकार की होती है, और जब सारणी बनाएंगे तो सारणी बनाते समय किन किन मुख्य बातों को हम ध्यान में रखेंगे, ये सारी चीजें होती हैं सारणियों के बारे में। ठीक है। अब हम बात करेंगे 6 नंबर पर लिखते हैं इकाई। आंकड़ों की इकाई। आंकड़ों की इकाई 6 नंबर पे हम बात करेंगे आंकड़ों की इकाई। यदि सभी आंकड़े एक ही इकाई में हैं, यदि सभी आंकड़े एक ही इकाई में हैं तो इसे पंक्ति शीर्षक या स्तंभ शीर्षक के साथ व्यक्त किया जाता है। जैसे कि मान के चलो मैं आपसे बात करूं, मैंने अभी बार बार टेबल बनाई, भरतपुर की जनसंख्या के जो आंकड़े दिए उसमें लिखा जनसंख्या लाखों में। तो ये जो मैंने इकाई दी, सभी आंकड़े लाखों में थे तो मैंने इकाई दे दी जनसंख्या, जो मेरे आंकड़े हैं वो किसमें, लाखों में। तो इसी को बोलते हैं आंकड़ों की इकाई। ठीक है। अगर मानो कुछ आंकड़े लाखों में थे, कुछ करोड़ों में थे और कुछ हजारों में थे, तो हम इस तरह की इकाई पर नहीं देते। इकाई तभी देंगे तब सारे आंकड़े बिल्कुल एक इकाई में होंगे। ठीक है। नेक्स्ट था आंकड़ों का स्रोत या केवल स्रोत। इसके अंतर्गत वह स्रोत लिखा जाता है जिससे प्रस्तुत आंकड़ों को प्राप्त किया गया है। देखिए आपने आंकड़े कहां से जुटाए, ये जो आंकड़े आपने दिए कहां से प्राप्त किए, कहीं तक कोई किसी स्रोत से तो आपने प्राप्त किए होंगे। वो स्रोत आपको लिखना है अपनी टेबल के साथ कि ये आंकड़े आपके पास अगर कहां से, न्यूज़पेपर से लिए, आपने ITR लगा के सरकार से मांगे, आपने खुद सर्वे करके प्राप्त किए, आखिर वो आपके पास आए कहां से, किसी बुक से लिए, आपने इंटरनेट से लिए, कहां से लिए, वो आंकड़े आपको पास जहां से भी आए उसको लिखेंगे, इसी को बोलते हैं स्रोत। ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे टिप्पणी। इसके अंतर्गत संपूर्ण आंकड़ों के संबंध में ऐसी टिप्पणी दी जाती है जो सामान्यतः
सारणी से प्रकट नहीं होती है। अब जैसे मैंने आशीर्वाद कॉमर्स एकेडमी की एक टेबल बनाई, उसमें लिखा 11th के बच्चे 2015 में इतने, 2016 में इतने, इस तरह से मैंने लिख दिया। उसमें कहीं भी ये प्रदर्शित नहीं किया मैंने कि कितने प्रतिशत छात्र हर साल बढ़े, कितने प्रतिशत घटे, कंटिन्यूस बढ़े या कंटिन्यूस घटे, आखिर उसका ट्रेंड क्या था। ट्रेंड का मतलब उसकी प्रवृत्ति क्या थी, बढ़ने की या घटने की, हमने प्रोग्रेस करी या हम डिक्लाइन हुए या हमारे अंदर कमियां आई। तो इस चीज के बारे में टिप्पणी लिख दी जाती है नीचे कि निरंतर वृद्धि को प्रदर्शित करती है टेबल, निरंतर कमी को प्रदर्शित करती है, कभी वृद्धि और कभी कमी को प्रदर्शित करती है। तो इस तरह की जो बात लिखी जाती है उसको बोलते हैं टिप्पणी। ये लास्ट पॉइंट होता है हमारा सारणी।